एक मिनट इसको वापस लगाना, तो 1 मिनट वापस लगाना। अच्छा, उस पर साफ साफ लिखा हुआ था ना कि रविवार को सारी ऑफलाइन व ऑनलाइन क्लास रहेगी, नहीं लिखा हुआ था? वापिस लगा तो एक बार। यार हमारे को अलग भेजा गया फिर। अच्छा, अति महत्वपूर्ण सूचना, 17 जून को ईद का अवकाश होने के कारण 16 जून रविवार को ऑफलाइन की सभी कक्षाएं यथावत रखी गई है। ठीक है, तो आपको वैसे भी टाइम टेबल मिल जाता है ना, तो आप लोगों को तो सोचना ही नहीं चाहिए। और देखो संडे तो है, लेकिन काफी विद्यार्थी बहुत दूर दूर से आते हैं, है ना, तो उनको यहाँ पर रहना भी काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला होता है। ठीक है, तो जल्दी से अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो उसके लिए छुट्टी मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, वी वर टॉकिंग अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन, और भारत के अंदर हम सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर बातचीत कर रहे थे। और सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर बातचीत करते हुए हमने देखा था कि किस प्रकार से भारत के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के इंट्रोडक्शन को हमने देखा। ठीक है, सर थोड़े इंग्लिश टर्म्स यूज कीजिए, ताकि ये इंग्लिश का नाम सुनते ही बेटा ये यहाँ पे भड़क गए हैं मेरे। ठीक है, ओके, आई विल यूज। मैं देखो इंग्लिश यूज कर सकता हूँ, इसमें ऐसा नहीं है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है। इंग्लिश कम्स टू मी, इंग्लिश कम्स टू मी, है ना। ठीक है, इंग्लिश कम्स टू मी, है ना, तो जो है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जहां पर इंग्लिश टर्म आएगी ना, जहां पर जरूरत होगी, मैं जरूर यूज करूंगा, आपको फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और जैसे नोट्स मैं तो एकदम क्रमबद्ध तरीके से मैं खुद बनवा रहा हूं आपके नोट्स, आपने क्रमबद्ध तरीके से लिखा है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। फिर भी जो है बीच बीच में अगर आपने कहा है तो आई विल यूज द टर्म्स ऑफ इंग्लिश, ओके, डोंट यू वरी। नॉट इंग्लिश, नो, या बलराम कन्हैया मेरा छोटा भैया, है ना। चलो कोई बात नहीं। तो जो है अब हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम पढ़ेंगे। हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम पढ़ेंगे, और सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम देखते हुए उसका विस्तार, और उसके बाद में इसके पूरा स्थलों के ऊपर हम बातचीत करना शुरू कर जाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम, हेडिंग डालिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम। सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम, टाइम पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, टाइम पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है सर, कंप्यूटर क्लास चालू नहीं हुई है सर, आपकी क्लास है क्या उनकी जगह? अरे मेरी क्लास है, मेरे को पता ही नहीं, जब मैं आ रहा हूं तो मेरी होगी ना मेरे भाई। ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम, तो देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम जब हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम को लेकर अलग अलग विद्वानों के अंदर अलग अलग मतभेद था। देखिए जब हमारे पास में कोई ठोस प्रमाण नहीं होता है तो उसके ऊपर अनुमान लगते हैं। ठीक है, अनुमान लगते हैं। मैंने आपको नहीं बताया तो एक मेरे को सूर सागर का बता रहा है, एक सोस्ती गेट का बता रहा है, एक जालोरी गेट का बता रहा है, सर आपकी भाषा उधर की लग रही है, आप वैसे बोलते हो और आप वैसे बोलते हो, क्योंकि आपको एग्जैक्ट पता नहीं मैं कहाँ कहूँ। तो इस वजह से आप क्या करोगे कि है ना, मेरी भाषा को पकड़कर या किसी भी मेरे डील डोल को लेकर या किसी भी तरीके से अनुमान लगाओगे जब तक आपको मेरे बारे में ठोस बात पता नहीं होगी। तो यहां पर भी ऐसा ही था। सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी लिखित प्रमाण मिले हैं ना, सिंधु घाटी सभ्यता के लिखित प्रमाणों के आधार पर अभी तक पता नहीं चल पाया, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लिखित प्रमाणों को पढ़ा नहीं गया, उनको पढ़ा ही नहीं जा सका, उनको पढ़ा नहीं जा सका। और जब उनको पढ़ा नहीं जा सका ना, तो उसके आधार पर हम कह ही नहीं सकते कि सिंधु घाटी सभ्यता इस टाइम पीरियड से लेकर इस टाइम पीरियड रहेगी। ठीक है,
तो वहां पर क्या लगेंगे, अनुमान लगाएंगे। सबसे पहले जॉन मार्शल ने अनुमान लगाया, सारगोन मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी, और सारगोन के अभिलेखों के अनुसार जॉन मार्शल ने कहा कि यह सभ्यता जो थी वो 3250 से लेकर 2750 ईसा पूर्व के बीच में रही होगी। उसने भी क्या कहा है, रही होगी। ठीक है, उसने अनुमान लगाया था, और उस अनुमान का आधार जो था वो क्या था, सारगोन, मेसोपोटामिया की सभ्यता को सारगोन सभ्यता भी कहा गया है, और उसके अभिलेखों के आधार पर यह कहा गया कि 3250 से लेकर 2750 माधो स्वरूपवत्स आता है। माधो स्वरूपवत्स कहता है कि नहीं, 3300 लेकर 2750 ईसा पूर्व के बीच में यह सभ्यता रही होगी। एक जन आता है वो कहता है कि नहीं, 3000 से लेकर 2000 के बीच में रही होगी। रोमिला थापर और डीपी अग्रवाल कहते हैं कि भैया ये 2400 से लेकर 1750 के बीच में रही होगी। यानी सभी विद्वानों के अंदर जो था वो मतभेद था, क्योंकि जब तक हमारे पास में ठोस प्रमाण नहीं होंगे हम क्या करेंगे, मतभेद ही करेंगे। उसके बाद में 1949 के अंदर जो है एक वैज्ञानिक विधि आती है, कार्बन डेटिंग पद्धति। आपने साइंस के अंदर भी इसको पढ़ा होगा। जब आप कार्बन के अपरूप पढ़ते हैं ना, आइसोटॉप्स, ठीक है, तो उसके अंदर कार्बन का एक अपरूप आता है C14, और C14 एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। ठीक है, और किसी भी तत्व के अंदर C14 की बची हुई मात्रा के आधार पर उसकी एग्जैक्ट आयु पता की जा सकती है। आपने एक सीरियल देखा होगा CID, हालांकि उसके अंदर कुछ फैकोलॉजी कुछ ज्यादा ही है, बहुत ज्यादा है। मतलब वो यूं गूगल, एक तो गूगल की जगह भी गूगल का उपयोग करते हैं, एक साथ टाटा टूमो लेकर जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं वो। ठीक है, दरवाजा तुरंत तोड़ देते हैं कि दया ये मर गया, क्या हाँ सर मरा हुआ तो लग रहा है। एक ही बात को वो 3 तरीके से बोलते हैं। ठीक है, जितने उसके अंदर वो एक अजीब सा सनकी सा डॉक्टर है सालू के, वो जहर को यूं चेक करता है। अरे जहर को यूं कौन चेक करता, मर जाएगा ना अभी तू। ठीक है, तो कहने का मतलब उसके अंदर आपने देखा होगा कि वो ना कंकाल को देखते ही तुरंत वो क्या कर जाते हैं, पूरा का पूरा पता लगा लेते हैं कि ये लड़की का कंकाल था कि नहीं था। वैसे तो लड़की और लड़के का कंकाल को तो देखकर पता लग सकता है। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं, देखिए यहां पर 2 कंकाल आएंगे। ठीक है, मैं लेकर आया हूं युगल शवाधान। ये क्या है, युगल शवाधान कपल क्रीमिएशन। ये क्या है, युगल शवाधान कपल क्रीमिएशन। अब आप कहोगे कि सर युगल है, आपको कैसे पता चला? युगल का मतलब होता है लड़का और लड़की का जोड़ा, जोड़ा। ठीक है, कपल। ठीक है, तो ये कपल क्रीमेशन है कि आपको कैसे पता चला? तो देखो यहां पर देखे तो एक तो ये वाला जो पेक्टोरल गर्डल होता है ना अपना, पेक्टोरल गर्डल आपने साइंस के अंदर पढ़ा होगा, कंकाल तन स्केलेटन सिस्टम के अंदर इसको कहते हैं अंश मेखला, पेक्टोरल गर्डल। और ये जो बेल्ट वाला भाग होता है ये कहलाता है पेल्विक गर्डल, श्रोणी मेखला। पुरुषों के अंदर पेक्टोरल गर्डल तो होता है वाइड और पेल्विक गर्डल होता है नैरो। ठीक है, और महिलाओं के अंदर ये जो है पेक्टोरल गर्डल तो होता है नैरो और पेल्विक गर्डल होता है वाइड। तो यहां पर पेल्विक गर्डल को देखकर पता लग सकता है कि कौन लड़का है और कौन लड़की। बोन डेंसिटी से पता चल जाए। लड़कियों के अंदर बोन डेंसिटी जो होती है वो कम होती है, पुरुषों के अंदर जो है बोन डेंसिटी ज्यादा होती है। तभी तो आपने देखा होगा अगर लड़की का वजन 60 किलो है ना तो वो मोटी लगेगी, अगर लड़की 60 से 65 किलो है ना तो वो ओवरवेट हो जाएगी। और मेरे जैसा गरीब आदमी 90 किलो लेकर घूम रहा है, मोटा नहीं लगता हूं मैं, सिर्फ पेट ही है वो बाहर। ठीक है, पेट भी अभी अभी मैंने अंदर कर लिया है थोड़ा कोशिश करके। ठीक है, सांस खींच के नहीं, मेरा जीव जानता है। ठीक है, जब मेरे सामने कोई अच्छे खाने खाता है, ठीक है, और मैं सूखे सूखे खाने खा रहा हूं, ठीक है, अभी डाइटिशियन ने मेरे को कहा कि भैया आपको नॉनवेज तो पूरा बंद करना पड़ेगा, पूरा बंद करना पड़ेगा कि बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड लेवल ज्यादा हो गया, हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है। क्या डरा दिया मेरे को उसने, नहीं तो मैं नहीं छोड़ू। ठीक है, मैंने कहा ठीक है मैं छोड़ दूंगा लेकिन 20 तारीख के बाद छोड़ूंगा। ठीक है कि 20 तारीख के बाद छोड़ूंगा, कि 20 तारीख में ऐसा क्या, मैं 17 जून को हमारी छुट्टी है, और क्यों है तू जानता है। तो वाली बात है। ठीक है, तो अभी पेट अंदर किया, बाकी वजन है मेरा 90 किलो। और अगर 90 किलो की कोई लड़की हो, ठीक है, 90 किलो की अगर कोई लड़की हो ना तो भाई साहब वो कितनी मोटी लगेगी। आप सोचो कि वो डेंसिटी से पता चल जाता है। मतलब अगर जब अपन देखें तो वो डेंसिटी से पता चलता है। तो यहां पर कंकालों से, अब इस कंकाल को उठाया हमने, इसकी कार्बन डेटिंग की, तो इसकी एग्जैक्ट आयु पता लगा जा सकते है कि नहीं लगा सकते?
एग्जैक्ट आयु पता लगा सकते हैं कंकालों से। फिर देखिए और भी, जैसे खुदाई के दौरान यहां पे एक मटका पड़ा है, ठीक है, ये थोड़ा साफ नहीं दिख रहा, ब्लर है, यहां पर एक मटका पड़ा है, और भी कई सारी। ये तगारी तो वर्तमान जमाने की हो, ये तगारी तुम कह दोगे ये भी उस जमाने में तगारियां होती थी, ये तो वर्तमान जमाने की है, ठीक है। तो ये फिर देखो, और अपन सामाजिक रूप से भी तो देख सकते हैं कि कौन लड़का है और कौन लड़की है। ये लड़की है और ये लड़का है, ठीक है, सामने नहीं, देख गौर, रुक, दिमाग लगाया बंदे ने, सुन ले, इसका मुंह देखना, इसका मुंह यहां पर भी खुला है, ये यहां पर भी बातें कर रही है, ठीक है, और ये यहां पे यूं कह रहा कि यहां तो शांत रह जा, यहां तो शांत रह जा, कम से कम यहां तो चैन से जीने दे, ठीक है, यहां से तो चैन से जीने दे, तो वो वाली बात है। तो सामाजिक रूप से भी पता चल जाता है। तो ये अनुमान लगाए जा रहे हैं, क्या लगाए जा रहे हैं? अनुमान। लेकिन साइंटिफिक विधियों से हम क्या कर सकते हैं? एग्जैक्ट पता कर सकते हैं। और जब कार्बन डेटिंग पद्धति की खोज की गई थी जॉन विलार्ड लिब्बी के द्वारा, अमेरिका का एक नागरिक था, ये अमेरिका का वैज्ञानिक था जॉन विलार्ड लिब्बी, और उसने 1949 के अंदर इसको खोजा, जिसके कारण इसको नोबेल प्राइज भी मिला था, केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज भी मिला था 59 के आसपास, ठीक है। और इसने जब कार्बन डेटिंग पद्धति को खोज किया तो भारत के अंदर टाटा इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है मुंबई के अंदर, वहां पर इन साक्ष्यों का क्या किया गया? इन साक्ष्यों का पूरा कार्बन डेटिंग पद्धति की गई, और कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर जो है क्या किया गया था? इसकी डेट बताई गई 2350 से 1750। कौन सी बताई गई थी? 2350 से लेकर 1750। तो अलग अलग इसके अंतर्गत आ जाएगा। ओके ना? एक ऑनलाइन का जवाब दे दूं? सर ये कौन सा विषय है? मुझे भी नहीं पता, ठीक है। भारतीय इतिहास पढ़ा रहा हूं। कंप्यूटर की क्लास आज आपकी जो है स्थगित करी गई है किसी कारणवश, ठीक है, किसी कारणवश स्थगित की गई है। प्रदीप सर पढ़ाते ना, ठीक है, प्रदीप जी को कोई काम हो गया तो अब मैं आऊंगा, कंप्यूटर नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं मेरा सब्जेक्ट ही पढ़ाऊंगा जिसका नाम है भारतीय इतिहास, ठीक है। बताओ ना, बता दिया ना बेटा, ठीक है। तो लिखना, कालक्रम को लेकर विद्वानों में मतभेद था, विद्वानों में मतभेद था, विद्वानों में मतभेद था। हाँ, साथ साथ लिखो ना, साथ साथ लिखो, आपको भी इनविटेशन देना पड़ता है। लिखना, जॉन मार्शल ने सारगोन मेसोपोटामिया अभिलेख के आधार पर कालक्रम 3250 से 2750 ईसा पूर्व बताया, 3250 से 2700 ईसा पूर्व बताया। लिखना, माधव स्वरूप वत्स ने 3300 से 2800 ईसा पूर्व के मध्य बताया। ठीक है, 3300 से लेकर 2800 ईसा पूर्व के मध्य बताया था। किसने? माधव स्वरूप वत्स ने। हाँ, ठीक है। उसके बाद लिख लेना डीपी अग्रवाल, व रोमिला थापर ने 2400 से 1750 ईसा पूर्व के मध्य बताया।
2400 से 1750 ईसा पूर्व के मध्य बताया। एनसीईआरटी है ना, थोड़ा सा अलग बताती है। एनसीईआरटी के अनुसार 2500 से 1800 ईसा पूर्व, 2500 से 1800 ईसा पूर्व, और कार्बन डेटिंग पद्धति, कार्बन डेटिंग पद्धति, कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार 2350 से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। ठीक है, कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार कितना माना गया है? ठीक है, हां, आईवीसी का मतलब है इंडस वैली सिविलाइजेशन। आईवीसी का मतलब है इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। पहली क्लास में बताया था मैंने शायद, है ना? बोल बोल, हाँ जी। ठीक है, तो कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार जो है, ठीक है, बाकी ये साइंस के अंदर पढ़ेंगे आप। खोज किसने की, कैसे की थी, वो साइंस का जॉन विलार्ड लिब्बी, मैंने नाम बता दिया, अमेरिका का वैज्ञानिक था। कार्बन के अपरूप C14 का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका जो अर्ध आयु काल माना गया है वो 5750 साल है। अर्ध आयु काल, T½ होता है ना, जितने समय के अंदर उसकी मात्रा आधी रह जाती है। ठीक है, और C14 की मात्रा जो है वो बताई गई है 5750 के आसपास बताई गई है, जितने समय में उसका जो है मात्रा आधी रह जाती है। तो कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार 2350 से 1750 ईसा पूर्व हो जाएगा। समझ गए मेरे भाई? आगे चलूं, आगे चलूं, ठीक है, तो ये वाली बात है। हाँ, अब देखिएगा इसके अंदर है ना, सबसे बड़ी बात, हमने इतिहास के कालखंड पढ़े, प्रागैतिहासिक काल पढ़ा, प्राक ऐतिहासिक काल, जिसके अंदर इतिहास प्रगति के दौर में था। उसके बाद में आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ा, एक ऐतिहासिक काल पढ़ा। तो ये कौन से काल के अंतर्गत आता है? ये कौन से काल के अंदर आता है? तो लेखन साक्ष्य के आधार देखेंगे हम। यहां से क्या हमें लेखन लिपि मिली है? बिल्कुल यहां से लेखन लिपि मिली है, और ज्यादातर जो लेखन मिला है हमको मोहरों के ऊपर मिला है। किसके ऊपर मिला है? मोहरों के ऊपर। ये देखो यहां की सीलें हैं, ये क्या है? सील्स है। सील के ऊपर लिखा हुआ है, यहां पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ था ये। ठीक है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, लेकिन इसको तो अपन समझ ही नहीं सक रहे। ठीक है, पढ़ भी नहीं सकते अपन तो छोड़ो, सबने जितने ने भी वेडेन महोदय के द्वारा सर्वप्रथम प्रयास किया गया, असफल रहा। एक भारतीय था नटवर झा, उसने प्रयास किया, वो भी असफल रहा। अभी तक इसको पढ़ा ही नहीं जा सका। सबसे बड़ा और लंबा अभिलेख जो मिला वो मिला धौलावीरा से। ठीक है, धौलावीरा से मिला है, लेकिन वो भी नहीं समझा जा सका, मतलब अभी तक इसको समझा ही नहीं जा सका। ठीक है, और ये देखो इसकी अगर अपन विशेषता देखें तो ये चित्राक्षर शैली है। कैसी शैली है? चित्राक्षर शैली, भावाक्षर शैली है, पिक्टोग्राफ है। ये कैसी शैली है? पिक्टोग्राफ है, भावाक्षर। क्या अभी भी आप भावाक्षर शैली का उपयोग करते हो? करते हो, भावाक्षर शैली का उपयोग करते हो। आजकल जो आप चैटिंग करते हैं ना, चैटिंग, टेक्स्ट करते हो आप, ठीक है, उसके अंदर इमोजीज का उपयोग कर रहे हो। ठीक है, आजकल की तो भाषा ही अलग हो गई चैट वाली यार। ठीक है, इधर से पूछा जाता है हाउ आर यू, इसको हाउ आर यू कह रहे हैं वो। ठीक है, ये निब्बा निब्बी लैंग्वेज है ना बेटा। ठीक है, तो आगे से आता है बस। अगर इसका मूड थोड़ा सा ठीक नहीं है तो ये यूं। ठीक है, अगर ज्यादा खराब है तो यहां से आंसू भी टपक रहे हैं। होता कि नहीं? तो मतलब इस इमोजी को देखकर भाव पता चल जाता है कि नहीं, ये भावाक्षर शैली है। चित्र देखकर हम क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं। तो यहां पर भी तो देखो, ज्यादातर जो है लेखन लिपि में किस जानवर का ज्यादा उपयोग किया गया? मछली का। किसका? मछली। और ज्यादातर संकेत जो मिला है वो यू के आकार का मिला है। किसमें? यू के आकार में उल्टा चम्मच। ठीक है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है यार, कि एक उल्टी मछली है, DLL, दो मछलियां है, दो में 2 कांटे, एक में 4 कांटे। ठीक है, यू के अंदर चम्मच डालो, यू हिलाओ, हाय कह के ऊपर भेज दो। समझ में नहीं आ रहा यार, समझ में नहीं आ रहा। इसी वजह से इसको कौन से काल के अंदर रखा हमने? आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर। किस काल के अंदर रखा? आद्य ऐतिहासिक काल। इस लिपि के जो मूल अक्षर थे वो थे 64,
मूल अक्षर कितने थे? 64। और संकेत जो मिले हैं 400 से 500 संकेत मिले। कितने संकेत मिले? 400 से 500 संकेत मिले। और मूल अक्षर कितने बताए गए? 64 बताए गए। समझ गए मेरे भाई? ठीक है, तो ये सही बात है। फिर इनसे और भी पता चल जाता है। ये देखो यहां पर भी ये दिल जैसा, ठीक है, हाँ, मूत्राशय जैसा, ठीक है, तो ये वाली बात है। फिर देखो यहां पर जैसे बैट बल्ला भी दिख रहा है, तो यूं थोड़ी है कि ये यहां पर भी जो है, ठीक है, कि एक मोटा सा आया आजम खान, साथ में बाबर आजम था, वर्ल्ड कप के अंदर गए, बैट बल्ला खेला और वापस आ गए। पाकिस्तान को ट्रोल कर रहे हैं। कल पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, ठीक है, ओके। कल यूएसए और आयरलैंड का मैच था, बारिश के कारण एक एक अंक दे दिया और पाकिस्तान को लात मार के निकाल दिया, ठीक है। बॉयज प्लेड वेरी वेल, ठीक है। तो यहां पर भी जो है वो उनको क्या कर रहे हैं? ट्रोल कर रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं, अपन समझ नहीं पाए। आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर आएगा, क्या होएगा? आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर इसको रखा जाएगा। लिख लीजिएगा, सिंधु सभ्यता से लेखन लिपि प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता से लेखन लिपि प्राप्त हुई। सिंधु सभ्यता से लेखन लिपि प्राप्त हुई। लेखन लिपि प्राप्त हुई पर इसे समझा नहीं जा सका। इसे समझा नहीं जा सका। ठीक है, लिखना। इसमें 400 से 500 संकेत, 400 से 500 संकेत व 64 मूल अक्षर, 64 मूल अक्षर प्राप्त हुए। 64 क्या प्राप्त हुए हैं? मूल अक्षर प्राप्त हुए हैं। 400 से 500 संकेत व 64 मूल अक्षर प्राप्त हुए, ठीक है। लिखना, इस लिपि में एक लाइन, एक पंक्ति, बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं, वह अगली पंक्ति दाएं से बाएं होती, दाएं से बाएं होती, ठीक है। देखिए जैसे अभी अपन, मैंने यहां पे हिंदी में लिखा है, मैंने किस में लिखा है? हिंदी में लिखा है। तो मैं कहां से चलाऊं? राइट टू लेफ्ट चलाऊं? ये तो बोर्ड का तो राइट है ना, आप लोगों के लिए लेफ्ट है, बोर्ड का तो राइट है ना, ठीक है। तो वाली बात है। अगर मुझे उर्दू लिखनी हो, फारसी लिखनी हो, अरेबिक लेनी हो, तो मैं इधर से लेफ्ट टू राइट चलूंगा, ठीक है। जैसे इधर से लिखूंगा, ठीक है, एक महान व्यक्तित्व का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, मेरा ही नाम लिखा हुआ है, ठीक है, सॉरी, हाँ, ठीक है। तो ये जो है, तो उधर से लिखा, अगली लाइन मेरे को लिखनी होगी तो मैं इधर से वापस शुरू होऊंगा, ठीक है। तो कहने का मतलब, लेकिन ये थोड़े से आलसी थे। ये क्या थे? आलसी थे। कौन इधर से लिखकर इधर जाके वापस यूं हाथ उठाकर इधर आए, इधर से शुरू हो जाए, अगली लाइन वापस इधर से शुरू हो जाए, अगली लाइन वापस इधर से शुरू हो जाए। इस लिपि को कहा जाता है सर्पिलाकार लिपि। कैसी लिपि है? सर्पिलाकार लिपि कहा जाता है, स्पाइरल लिपि कहा जाता है, गौमूत्री लिपि कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? गौमूत्री। अब आप कहोगे सर गाय माता कहां पे आ गई? ठीक है, तो बेरोजगार आदमी को पता है ये बात। जब गौ माता चलते चलते मूत्र विसर्जित करती है तो मूत्र का जो इंपैक्ट बनता है वो ऐसा ही बनता है, ठीक है। आपने भी कभी भी देखा होगा, रेत के अंदर जो इंपैक्ट बनता है वो इस तरीके का बनता है। इसी वजह से इसको कौन सी लिपि कहा जाता है? गौमूत्री लिपि या ब्राउस्टोफेदन लिपि भी कहा जाता है। लिख लेना, इस लिपि को सर्पिलाकार, सर्पिलाकार लिपि, सर्पिलाकार लिपि, ब्रुस्टोफेदन लिपि, बुस्टोफेदन लिपि, गौमूत्री लिपि कहा गया है। क्या कहा गया है? गौमूत्री लिपि कहा गया।
ठीक है, गौमूत्री लिपि कहा गया है। क्यों कहा गया, कैसे कहा गया, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। क्लियर है ना बेटा? ठीक है, तो अलग अलग सर्पिलाकार लिपि, ब्रूस्टोफेदन लिपि, गौमूत्री लिपि इसको कहा जाता था। ठीक है, लिखा। इसे पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास, पढ़ने का प्रयास वेडेन महोदय ने किया, वेडेन महोदय ने किया, पर असफल रहे, पर असफल रहे। वेडेन महोदय ने किया पर असफल रहे। ठीक है, पढ़ने का प्रयास करने वाले भारतीय, पढ़ने का प्रयास करने वाले भारतीय, नटवर लाल नहीं, नटवर झा, नटवर झा थे। तो पहले तो कौन हो जाएंगे, वेडेन महोदय, और दूसरे हो जाएंगे नटवर झा। पानी आ रहा है उसमें से। ठीक है, तो यहां पर जो थे वो कौन थे, नटवर झा थे। कौन थे, नटवर झा। तो ये आप लोगों को सवाल यहां पर पूछा जा सकता है, भारतीय कौन थे, ये थे। ठीक है, लिखना, सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। रीजन मैं बता चुका हूं, आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया, आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया। सिंधु घाटी सभ्यता को कौन से काल में रखा गया, आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया। किसे, सिंधु घाटी सभ्यता को। ठीक है सर जी, सर्पिलाकार लिपि तो सांप की जैसी होती है ना, टेढ़ी मेढ़ी। तो बेटा ये भी तो टेढ़ी मेढ़ी थी, एक लाइन यूं फिर यूं फिर यूं फिर यूं, तो इसको स्पाइरल ही तो कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, स्पाइरल ही तो कहेंगे। इस वजह से जो है इसको सर्पिलाकार लिपि कहा गया। ठीक है बेटा, ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर इसको रखा गया। ठीक है, एक लास्ट लिख लेना, मैंने काल क्रम बता दिया, टाइम पीरियड बता दिया, इसका लेखन लिपि के आधार पर आद्य ऐतिहासिक काल का वर्गीकरण बता दिया। ठीक है, अब इसकी समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी थी, यह भी अक्सर पूछ लिया जाता है। तो विश्व के अंदर इसकी समकालीन सभ्यता सुन लीजिए सिर्फ आप, एक तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है, चीन की सभ्यता, और एक थी सुमेरियन सभ्यता। कौन सी सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता। ये तीन सभ्यताएं जो थी वो इसके समकालीन सभ्यताएं थी। ठीक है, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता और सुमेरियन सभ्यता तो मध्य एशिया के अंदर हो जाएगी, दजला और फरात नदी के किनारे, इराक और इस साइड के अंदर। ठीक है, मध्य एशिया खाड़ी देशों वाली सभ्यता हो जाएगी। चीन की सभ्यता तो आपको पता ही है, जानते ही हो, चू चू चू, है ना, कहां वाले हैं वो, चीन वाले। तो चीन की सभ्यता भी उस क्षेत्र के अंदर हो जाएगी। समझ गए मेरे भाई, पक्का। नेक्स्ट लिख लेना, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, एक्सपांशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। ठीक है, अब देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जब हम देखें ना, तो एक बार आप इधर समझना इसको। ठीक है, अक्सर आपके जो एग्जाम के अंदर पेपर में सवाल आए ना, वो यही आया, उत्तरतम बिंदु कौन सा, दक्षिणतम बिंदु कौन सा, पूर्वी बिंदु कौन सा और पश्चिमी बिंदु कौन सा, भारत के अंदर पश्चिमी कौन सा, पूरी संपूर्ण विश्व के अंदर जो है वो कौन सा। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो है, मैंने आपको पहले ही बताया, पहले तो सिंधु तथा सिंधु की सहायक नदियों किनारे मिली, लेकिन बाद में गुजरात में भी मिल गई, इधर जो है वो मिल गई। लेकिन अरावली के और जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसके इधर वाला भाग सिंधु घाटी वाला क्षेत्र ही कहलाता है। ठीक है, तब इसको पूरा सिंधु घाटी कह दिया गया। क्या कह दिया गया, सिंधु घाटी कह दिया गया। तो ये जो है अभी वर्तमान में 3 देशों के अंदर इसके पूरा स्थल मिले। ठीक है, लगभग 1400, लगभग, मैं क्या वर्ड उपयोग कर रहा हूं, लगभग। और जब मैं लगभग, शायद, ऑलमोस्ट ऐसे शब्द उपयोग कर लेता हूं ना, तो वहां पर प्रमाणिकता खत्म हो जाती है। लगभग शब्द उपयोग कर लेने से ऊपर नीचे चला जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को कह दूं कि ऋग्वेद के अंदर लगभग 10,600 मंत्र है, आप कल आके कहोगे सर एक जगह तो मैंने 10,550 देखे, एक जन आकर कहेगा सर एक जगह मैंने 10,580 देखे, तो मेरा जवाब क्या होगा,
कि भैया मैंने लगभग लिखवाया, और लगभग लिखवा देने की वजह से वहां पर ऊपर नीचे होगा। ठीक है, तो यहां पर भी लगभग कितने मिले? लगभग 1400 पूरा स्थल जो है प्रकाश के अंदर आ चुके हैं। कितने? 1400 पूरा स्थल प्रकाश के अंदर आ चुके हैं, जिसमें सर्वाधिक वर्तमान में कहां पर है? भारत के अंदर। सर्वाधिक कहां पर है? भारत के अंदर है। लगभग बात करें तो 923 के आसपास। कितने? लगभग 923 के आसपास है भारत के अंदर। फिर दूसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान। ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर है 475। लगभग कितने हैं? 475। और तीसरा देश जो है वो है इस्लामिक इमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। इसका नाम चेंज हो चुका है। अफगानिस्तान का नाम क्या हो चुका है वर्तमान में? ठीक है, इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान हो चुका है। ठीक है, अफगानिस्तान का नया नाम पूछता हूं ना मैं, तो बच्चे कहते हैं तालिबान। तालिबान नहीं है, अफगानिस्तान का नया नाम तालिबान नहीं है। तालिबान तो वहां पर जो अभी मौजूदा सरकार है जिस पार्टी की, ठीक है, जिस संगठन की वहां पर अभी प्रशासन चल रहा है, उसको तालिबान कहा गया है। ठीक है, कि तुम तो तालिबान हो मेरे जिंदगी की, बेफजूल में ही तुमने आतंक मचा रखा है। ठीक है, तो तालिबान जो है वहां पर संगठन है और वो वहां पर प्रशासन चला रहा है, और उसने उसका नाम क्या कर दिया है? इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान कर दिया। लेकिन हम तो अभी तक इसको किस नाम से जानेंगे? अफगानिस्तान के नाम से ही जानेंगे। और अफगानिस्तान में है दो, शोर्तुगोई और मुंडी गार्क। कौन कौन से है? शोर्तुगोई और मुंडी गार्क। यानी लगभग कितने हो गए? 1400। कितने देशों में? 3 देशों में। अब आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा स्थल प्राप्त नहीं हुआ है? बांग्लादेश हो, इन तीनों के अलावा जो भी हो वो उसका सही उत्तर होगा। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। कितने वर्ग किलोमीटर में? 13 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर फैली हुई सभ्यता जो थी वो कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखिएगा, इसके पूरा स्थलों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरतम बिंदु कौन सा है? बताओ। सवाल सही से सुनना और उसका उत्तर देना। सिंधु घाटी सभ्यता का जो है उत्तरतम बिंदु कौन सा है? तो यहां पर मैंने भारत, पाकिस्तान या अफगानिस्तान का तो नाम ही नहीं लिया। तो संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरतम बिंदु अफगानिस्तान के अंदर स्थित है, शोर्तुगोई। कौन सा है? शोर्तुगोई। ठीक है, और शोर्तुगोई जो है वो है ऑक्सस नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है? ऑक्सस नदी के किनारे है। ठीक है, ये बात तो भैया ऑक्सस नदी वाली बात है ना, किसी किताब के अंदर नहीं लिखी गई है, मैं ढूंढ के लाया हूं भैया, सच में कह रहा हूं, कसम से, आपकी कसम। ठीक है, ऑक्सस नदी के किनारे शोर्तुगोई कहां पर है? ऑक्सस नदी के किनारे। ठीक है, अब आप में से कोई अंगड़ाइयां नहीं तोड़ेगा हो, क्या कर रहे हो? है करीना कपूर भी नहीं लेती इतनी जोर जोर से अंगड़ाइयां यार। ठीक है, जिसको मैं संदेशा देना चाहता था वो समझ चुका है, मैं उसको भरी क्लास के अंदर बेइज्जत नहीं करना चाहता, वो समझ चुका है कि मैंने किसको कहा। आप में से अब अगर कोई कंगड़ाई लेता हुआ पाया गया तो अब मैं बेइज्जत कर दूंगा। ठीक है, तो शोर्तुगोई उत्तरतम बिंदु, संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरतम बिंदु कौन सा होगा? शोर्तुगोई। समझ गए? भारत के अंदर अगर आप लोगों को पूछ लिया जाए तो भारत के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरतम बिंदु है मांडा। कौन सा है? मांडा। और मांडा कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। दिमाग मत लगा लेना, यहां पर बच्चे दिमाग ज्यादा लगाते हैं। जब भारत को पढ़ते हैं ना, भारत की भूगोल को, भारत की ज्योग्राफी तो हो गई, चल रही है, हाँ, तब तो पहला टॉपिक यही होता है। ठीक है, भारत का नक्शा बनाकर उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल, ट्रिपल के नहीं, ट्रिपल के इधर मुख्य भूमि का, कन्याकुमारी, कुमारी अंतरिप, कैप के मोरिन। ठीक है, उधर वो इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार, सुदूर दक्षिणतम बिंदु। इंदिरा कॉल पहले जेएंडके में था, इंदिरा कॉल पहले जेएंडके में था, लेकिन वर्तमान में जब 2019 के अंदर जेएंडके और लद्दाख अलग हुआ ना, तो वो लद्दाख में चला गया। वर्तमान में वो कहां पर है? लद्दाख। तो सोचते हैं कि यार हो सकता है ये मांडा भी लद्दाख में चला गया हो। सोचना है ही नहीं, अपन को ऑथेंटिक चीजों पर ध्यान देना है। मांडा अभी तक कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में ही है। और इसकी नदी का नाम अक्सर पूछ लिया जाता है, इसकी नदी हो जाएगी झेलम। कौन सी नदी किनारे है? झेलम नदी के किनारे। क्लियर है? पक्का? ठीक है, फिर इसका दक्षिणतम बिंदु जब अपन देखें तो इसका दक्षिणतम बिंदु है देमाबाद। कौन सा है? देमाबाद। इसको कई कई जगहों पर दाइमाबाद लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है?
दाइमाबाद, वो तो अपना प्रोनाउंसिएशन होता है ना, उच्चारण, उसके आधार पर विद्या जो है विद्वान अलग अलग लिख देते हैं, दाइमाबाद, देमाबाद, जबकि हम पढ़ेंगे देमाबाद। ये अहमदनगर के पास में, महाराष्ट्र में, परवरा नदी के किनारे। कौन सी नदी किनारे? परवरा। कई कई जगहों पर इसको है ना गोदावरी नदी बता दिया, जबकि गोदावरी नहीं, गोदावरी की सहायक परवरा नदी के किनारे है कौन सा? देमाबाद। समझ गए? तो भारत के अंदर कह दो, चाहे संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु कह दो, तो कौन सा हो जाएगा? देमाबाद। क्लियर है यहां तक? अब आता है इसका पश्चिमतम बिंदु। तो पश्चिमतम बिंदु है इसका बलूचिस्तान पाकिस्तान में। कहां पर? बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर सुत कागन डोर, सुत कागेन डोर, ठीक है, सुतकागेन डोर है। ये कहां पर स्थित है? बलूचिस्तान में, ठीक है, बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान कहां? पाकिस्तान के अंदर। और इसकी नदी जो है वो कौन सी है? दाश्क। कौन सी नदी है? दाश्क नदी के किनारे जो है सुतकागन डोर स्थित है। यहां तक क्लियर? पश्चिमतम के बाद में आपको पूछ लिया जाए पूर्वतम, तो पूर्व जो बिंदु है वो है यूपी के अंदर आलमगीरपुर। कौन सा है? आलमगीरपुर, ठीक है। ये है हिंडन नदी के किनारे। इसकी नदी कौन सी है? हिंडन नदी। और ये है यूपी के अंदर। तो हमने सारे पॉइंट्स देख लिए, उत्तर देख लिया, दक्षिण देख लिया, पूर्व देख लिया, पश्चिम देख लिया, ठीक है। बता रहा हूं, रुको जरा, सब्र करो, धक्का मुक्की नहीं, है ना बेटा? ठीक है। तो यहां पर जब देखे तो अपने सारे पॉइंट देख लिए। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरतम शोरतुगुई। अगर पूछ लिया जाए भारत का पश्चिमतम बिंदु, तो गुजरात में अरब सागर के तट पर है नागेश्वर। कौन सा है? नागेश्वर। और नागेश्वर को सिंधु घाटी सभ्यता के काल का माना गया है, ठीक है। तो गुजरात के अंदर जो नागेश्वर है, ये भारत का कौन सा बिंदु हो जाएगा? पश्चिमतम। बाकी संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता के भी बिंदु मैंने बता दिए। अब देखिए, कई कई बार इनकी लंबाई और चौड़ाई को लेकर सवाल आ जाते हैं, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई को लेकर आते हैं, तो ये तो क्या होगी? चौड़ाई, ठीक है। बलूचिस्तान से लेकर आलमगीरपुर, बलूचिस्तान से लेकर आलमगीरपुर तक की जो है चौड़ाई बताई गई है 1600 किलोमीटर। कितनी? 1600 किलोमीटर। और मांडा से लेकर देमाबाद, मांडा से लेकर देमाबाद जो बताया गया है वो कितना बताया गया है? 1400 किलोमीटर। तो एक तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा कितना? 1400, ठीक है, 1400 किलोमीटर। और ये कितना हो जाएगा? 1600 किलोमीटर। जैसे आप भारत के अंदर भी देखते हो ना, उत्तर से लेकर 3214, इधर से 2933, ठीक है। वैसे ही जब अपन देखें तो इधर यूं तो हो जाएगी 1600 और इतनी हो जाएगी कितनी? 1400। क्लियर है? बना लो। अगर ये नक्शा नहीं बने ना, कोई नहीं, अपने दिक्कत वाली नहीं, खोखा बना लेना ऐसा। इधर लिख लेना सुतकागन डोर, आलमगीरपुर, मांडा, इधर अटका देना शोरतुगुई, इधर देमाबाद, इधर बीच में नागेश्वर, ठीक है। और मैं तो कहूं कि भैया नक्शा बनाने की कोशिश करो, रफ कॉपी में लिखा करो। तुम सारे नोट्स ही यहीं पे बनाते हो। कईयों को तो देखता हूं एक मार्कर अलग रखते हैं, हाइलाइटर अलग रखते हैं, 5 तरीके के पेन अलग अलग कलर के। श्राप दे दूंगा, याद रख लेना जो बोलेगा उसको। अखंड सिंगलाय नमः।
हाँ बेटा, क्या है डाउट बता। हाँ, नहीं ये अफगानिस्तान से नहीं लिया गया, मुझे वही पता था। आपको तो ये तो एक्स्ट्रा के अंदर बताया मैंने। जो ये 1600 और 1400 लिया गया ना, मांडा से देमाबाद लिया गया, और वो सुतकागंडोर से आलमगीरपुर लिया गया। नहीं पर ली नहीं है ना, मैं कहा किताबों में नहीं बता रहे तो मैं जबरदस्ती तो बताने से रहा। जब किताबों में नहीं बता रहे तो मैं जबरदस्ती तो बताने से रहा। ये वाला जो तथ्य है ना, ये नागेश्वर वाला, शौर्तुगोई वाला, आजकल ज्यादा बताने लग गए हैं टीचर्स भी बताने, पहले शौर्तुगोई बताते ही नहीं थे। ठीक है, जब अभी सवाल आया ना कि एक तो सिंधु घाटी सभ्यता से कहां से नहरों के प्रमाण मिले, तो शौर्तुगोई से नहरों के प्रमाण मिले, तो शौर्तुगोई इंपॉर्टेंट हो गया, इस वजह से उसको बताना पड़ रहा है। और मैंने जब शुरू किया था ना पढ़ना, उस वक्त तो ना ये देमाबाद भी नहीं, भगतराव बताते थे। जो गुजरात के अंदर भगतराव है, भोगतरा या भगतराव, उसको बताते थे गुजरात के भगतराव को, तो अब देमाबाद बता रहे हैं। तो कई सारी चीजें इसके अंदर जो है अपडेशन आता है, तो अभी तक वो अपडेशन नहीं आया कि शौर्तुगोई से लेकर देमाबाद बताया जाए। ठीक है सर। तूने तो जम्मू कश्मीर यार, कश्मीर को ज्यादा चीन को ज्यादा दे दिया और पाकिस्तान की तरफ भी ज्यादा चला गया। देशद्रोही। हाँ, तो पाकिस्तान तो अपना ही है। बता तेरे नक्शे की चर्चा बहुत हो रही है। ये थोड़ा सा यूं पुष्पा कैसे बन गया, मैं झुकेगा नहीं। ठीक है, पाल नहीं पड़ी मतलब, तो मैंने तो एक एक पॉइंट बताया, इसमें पल्ले क्या पढ़ना है। ये जो है दिक्कत है क्या, मैं वापस बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने तो एक बार ये सारा देमाबाद जो है बेटा महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। ठीक है, मैंने तो ये उत्तरतम बिंदु वगैरह बताया, इसमें फैक्ट्स है, इसके अंदर समझाने वाली कुछ बातें है ही नहीं। ठीक है, तो और पहली बार ही तो मैंने जो है ये सिर्फ इतना कहा है कि बिंदु लिख लो आप, बाकी तो सारा बोलकर लिखकर लिखवाया मैंने। ठीक है, तो उस हिसाब से जो है ये रहेगा। तो उत्तरतम बिंदु भारत के अंदर तो है मांडा, संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरतम बिंदु कौन सा, शौर्तुगोई। सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमतम बिंदु सुतकागंड, और भारत के अंदर पश्चिमतम बिंदु नागेश्वर। ठीक है, और संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का कह दो भारत का पूर्वतम बिंदु आलमगीरपुर, और जो है दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा, देमाबाद हो जाएगा। समझ गए मेरे भाई, ओके ना। सबसे कम विस्तार कौन से देश में, अफगानिस्तान में। ये तो आपको यहीं पे समझ आना चाहिए था कि इसके अंदर 900 सबसे ज्यादा पूरा स्थल कहां मिले, भारत में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज्यादा पूरा स्थल मिले भारत में, सेकंड नंबर पाकिस्तान, और सिर्फ 2 मिल रहे हैं कहां पर, अफगानिस्तान के अंदर। तो सबसे कम विस्तार तो कहां पर हो गया, अफगानिस्तान, सबसे ज्यादा कहां पर हो गया, भारत। ठीक है, सबसे ज्यादा हो गया भारत के अंदर। भारत के अंदर सर्वाधिक जो पूरा स्थल मिले वो मिले गुजरात के अंदर। कहां पर मिले, गुजरात में। ये पॉइंट मैं आप लोग को अभी लिखवाने वाला हूं। ठीक है ना, बना लिया, पक्का, आगे बढ़ू। ठीक है, लिखना, सिंधु घाटी सभ्यता के वर्तमान में सर्वाधिक पूरा स्थल, वर्तमान में सर्वाधिक पूरा स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता के वर्तमान में सर्वाधिक पूरा स्थल भारत से प्राप्त हुए हैं, भारत में प्राप्त हुए, भारत में प्राप्त हुए तथा भारत में सर्वाधिक पूरा स्थल
भारत में सर्वाधिक पुरा स्थल गुजरात में प्राप्त हुए, गुजरात में प्राप्त हुए हैं। भारत में सर्वाधिक कहां पर प्राप्त हुए हैं? गुजरात में। तो पूरे संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में तो कौन से देश में मिले हैं? तो वो मिले हैं भारत के अंदर। और भारत में कहां पर मिले हैं? गुजरात के अंदर मिले। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी चाहिए। और बिंदु याद रखना, मैं फिर कह रहा हूं, बिंदु याद रखना, संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर शोरतुगोई, भारत में उत्तर मांडा, भारत में दक्षिण और संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिण देमाबाद, संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता और भारत का पूर्वतम आलमगीरपुर। ठीक है, संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमतम बिंदु सुत कागंडोर, और भारत में पश्चिमतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? ठीक है, ये मैं अगर बोलकर लिखवाता या लिख कर रहता ना तो आप लोगों के कंफ्यूजन क्रिएट होते। इसी वजह से नक्शे के अंदर बताया मैंने, जानबूझकर नक्शे के अंदर बताया। ठीक है, ताकि जो है दिमाग के अंदर पूरा का पूरा, दिशाओं का ज्ञान तो होता ही है तुम्हें, रीजनिंग है ना तुम्हारे। कितनी दिशाएं होती है? 8 पक्का? दिशाएं होती है 10, ऊपर नीचे भी तो है। ठीक है, 8 तो ये चारों तरफ अपने, एक ऊपर और एक नीचे। मूल दिशाएं तो जो है वो तो 4 है। फिर अगर जब अपन देखें तो 10 दिशाएं है ना। 10 दिशाओं में ढूंढा तो भी खुदा नहीं मिला, कहते हैं ना कवि। तो वो वाली बात है, दिशाएं होती है 10 दिशाएं होती है, ऊपर नीचे वाली भी होती है। तो वैसे ही यहां पर भी हो जाएगी। तो दिशाओं का ज्ञान तुम्हें रहेगा, नक्शा दिमाग के अंदर रहेगा, तो अच्छे से तुम्हारे दिमाग के अंदर सारी बात आ जाएगी। समझे मेरी बात? अब अपन इसके पूरा स्थल पढ़े, पक्का हेडिंग डालिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के पूरा स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता के पूरा स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता के पूरा स्थल। सबसे पहले हम देखेंगे क्या? कौन सा? हड़प्पा। ठीक है, खोजकर्ता, स्थिति, नदी। ठीक है, तो देखिए इसका मैंने बताया ही था आप लोगों को। खोज हुई थी 1921, मास्टर दयाराम साहनी, मास्टर दयाराम साहनी। ठीक है, स्थिति जो है वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब में शाहीवाल जिला, पाकिस्तान पंजाब में शाहीवाल जिला। ठीक है, नदी रावी, नदी कौन सी हो जाएगी? रावी नदी। ओके, ठीक है, ये तो अपन ने ऑलरेडी पढ़ाई था, है ना, तो इसके अंदर को तो नई बात है ही नहीं। फिर देखिएगा ये जो था ना, यहां पर अपन कुछ विशेषताओं के बारे में बात करेंगे जो अक्सर आपको दूसरे शहरों की भी विशेषता मिलेगी। पूरे विश्व के अंदर जो सबसे पहली नगरीय सभ्यता मानी गई है वो सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो अपन किस बेसिस के ऊपर कह रहे हैं कि जो यहां की एंशिएंट साइट्स मिली है, जो पूरा स्थल मिले हैं, वो नगर थे? क्या थे? नगर थे। अपन किस बेस पर कह सकते हैं? तो देखिएगा, बिल्कुल सुनियोजित तरीके से बसा हुआ नगर था। और यहां के जो नगर थे ना, सिर्फ धोलावीरा को छोड़ देवें तो धोलावीरा के अलावा जो नगर थे वो 2 भागों के अंदर बटे हुए होते थे। कितने भागों में? 2 भागों में। और इसका मतलब ये नहीं कि धोलावीरा जो था वो कम मैनेज था, धोलावीरा 3 भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में विभाजित था? 3 भागों में। और यहां पर हड़प्पा और दूसरे पूरा स्थल जो थे वो कितने भागों में बटे होते थे? 2 भागों के अंदर बटे होते। एक बार इसको समझना, जैसे ये पूरा का पूरा जो है एक शहर है, ठीक है, और शहर अक्सर जो होता है ना वो एक किलेबंदी के अंदर होता है। चारों तरफ उसकी क्या होती है? एक दीवार होती है, मजबूत दीवार होती है। और दीवार का होना, लुटेरों से बचाव के लिए वो दीवार बनाई जाती है। नगरों के अंदर जो दीवार बनाई, जैसे जोधपुर भी अपन जब देखें तो पूरा का पूरा एक परकोटे के अंदर बसा हुआ जोधपुर। अपन अभी जोधपुर परकोटे के बाहर है,
ठीक है, ये आपने जोधपुर के अंदर जो रहता है उसको पता होगा, जालोरी गेट, नागौरी गेट, सोचती गेट, शिवांची गेट, ठीक है, मेड़ती गेट और चांदपोड़, 5 से 6 जो है गेट्स है जोधपुर के, 5 से 6 गेट्स है। ठीक है, तो ये गेट क्या थे? तो पूरा जोधपुर जो था वो दीवार के अंदर था और ये अलग अलग जगहों पर गेट थे। जालोरी गेट की तरफ से जालोर का रास्ता जाता, इसलिए नाम क्या रखा? जालोरी गेट। नागौरी गेट की तरफ से नागौर का रास्ता जाता, यानी हमको ये पता चल रहा है कि परकोटे, अभी भी परकोटे के अवशेष मिल जाएंगे आपको, अभी भी उसके जो है परकोटे के अवशेष मिल जाएंगे। कभी किले के ऊपर चढ़कर देखना, आपको वो दीवार दिख जाएगी, टूटी फूटी दिख जाएगी, पर दिख जाएगी वो दीवार आप लोगों को। ठीक है, तो कहने का मतलब पूरा शहर जो होता था वो परकोटे के अंदर होता। अब शहर भी 2 भागों के अंदर बटा हुआ। कितने भागों के अंदर? 2 भागों के अंदर। एक तो होता था पूर्वी टीला, कौन सा टीला? पूर्वी टीला, और एक होता था पश्चिमी टीला। ठीक है, ये कौन सा टीला है? पश्चिमी टीला। ये कौन सा टीला है? पश्चिमी टीला। और पश्चिमी टीला जो अक्सर होता था ये होता था दुर्ग टीला। कौन सा टीला होता था? दुर्ग टीला होता था। पश्चिमी टीला होता था दुर्ग टीला। ठीक है, और जो पूर्वी टीला होता था ये होता था नगर टीला। ये पूर्वी टीला कौन सा टीला? नगर टीला। ठीक है, नगर टीला, यानी एक बड़ा भवन जो है उसकी तुलना हम किससे कर रहे हैं? दुर्ग से कर रहे हैं। और यहां पर हमें छोटे बड़े मकान देखने को मिलेंगे, और मकान भी भाई साहब एक जैसे मतलब अच्छे अच्छे। ठीक है, रोडें जो थी वो एक दूसरे को क्या काटती थी? समकोण पर काटती थी। ठीक है, जैसे ये चौराहा हो गया, ये यहां पर क्या है? चौराहा है, तो रोडें एक दूसरे को क्या काट रही है? समकोण के ऊपर काट रही है। ठीक है, बाहर से जो मुख्य सड़क जो आती थी वो बाहर से आकर पूर्वी दिशा से सड़क आकर मिलती थी। ठीक है, मतलब एकदम नक्शेदार मकान बनाए हुए थे। और नक्शेदार सिस्टमेटिक मकान कहां पर होते हैं? नगरों के अंदर होते हैं। ठीक है, सिटी यानी सिटीज, ये कौन सी भाषा है? सिटियों में मारवाड़ी, वेरी गुड। मारवाड़ी के अंदर अंग्रेजी का और हिंदी का बहुत जबरदस्त एड़िया भेड़िया होता है ना बेटा? तो यहां पर सिटीज के अंदर जब अपन देखें तो ऐसी, आप देखो कभी सरदारपुरा, सारे रोडे एकदम समकोण पे काट रही है, डी रोड, ए रोड, बी रोड, ये सारी की सारी। ठीक है, मतलब कॉलोनीज कटी हुई है। ठीक है, तो वैसे एकदम सुनियोजित तरीके से। फिर यहां पर जो थी ना, सबसे बड़ी विशेषता थी सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकासी। क्या थी? जल निकासी। यहां पर घरों से नाले निकलते थे, नाले जो है वो नालियों में निकलते, सभी नालियों का पूरा विन्यास था, और वो सारा पानी जो है शहर के बाहर निकाल दिया जाता, यानी वाटर ड्रेनेज सिस्टम। अपने यहां पर मेन होल गटर वगैरह होते ना, ठीक है, अपन तो पूरा का पूरा पानी जो सीवरेज लाइन बिछाई जाती है वो पूरा का पूरा पानी जो है बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ऐसा कहां पर होता है? नगरों के अंदर ही होता है। इसी वजह से इनको क्या कहा? फिर मकान जो बने गए थे वो पक्की ईंटों के बने गए, पक्की व कच्ची ईंटों के बने गए, जिसके आधार पर भी हम इसको नगर बता रहे हैं। फिर यहां पर कुछ भवन भी ऐसे मिले, जैसे यहां पर एक मिला वृहद अन्नागार। क्या मिला? वृहद अन्नागार मिला। और वृहद अन्नागार जो मिला, हड़प्पा की बात कर रहा हूं, स्नानागार मिला मोहनजोदड़ो से। ठीक है, वृहद अन्नागार मिला। ठीक है, कब्रिस्तान मिला। यहां से हमें क्या मिले? कब्रिस्तान R37। ठीक है, R37 कब्रिस्तान मिला यहां पर। ठीक है, जिसके अंदर कब्रें मिली। क्या मिली? कब्रें। मोहनजोदड़ो से एक भी कब्र नहीं मिली, मोहनजोदड़ो से एक भी कब्र नहीं मिली, हड़प्पा से कब्रें मिली। ठीक है, तो कब्रिस्तान वगैरह जो होते हैं बड़े इलाकों में होते हैं, सिटीज के अंदर होते हैं। इस आधार पर हमने इसको क्या बताया? इसको क्या बताया हमने? इसको बताया नगरीय सभ्यता बताया। क्या बताया? नगरीय सभ्यता। फिर देखो टेक्नोलॉजी देखना, आप मोहनजोदड़ो की बात करते हो ना, आप मोहनजोदड़ो के अंदर एक वृहद स्नानागार मिला है। क्या मिला है? वृहद स्नानागार। आपने कभी देखा? अभी और देखो, ये वृहद स्नानागार देखने में तो ये स्विमिंग पूल लग रहा है, पर स्विमिंग पूल में भी तो नहाने ही तो जाते हो। इसको स्नानागार कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? रिलीजियस बाथरूम है ये। ठीक है, इसके अंदर बीच में जलकुंड है, 11.88 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा है और 2.43 मीटर गहरा है। फीट के अंदर जब बात करें, 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा है। पानी भरा होता था। आप खुद देख सकते हो कितनी शानदार संरचना बनाई गई है। दोनों तरफ से उतरने के लिए 9 सीढ़ियां हैं, दोनों तरफ उत्तर और दक्षिण से उतरने के लिए इसके अंदर 9 सीढ़ियां हैं। ठीक है, साइड के अंदर बैठने के लिए जगह दी गई है, ईंटों का इस्तेमाल किया गया है।
और भैया पूरे विश्व के अंदर पहली बार वाटर प्रूफिंग का इस्तेमाल इन्होंने किया। वाटर प्रूफिंग होती है ताकि पानी जो है दरारों से निकल ना जाए। स्विमिंग गए हो कभी? स्विमिंग पूल आजकल तो टाइलें लगाते हैं, और टाइलों के अंदर भी वो क्या करते हैं, केमिकल लगते हैं ताकि पानी जो है वो रिसे ना। वाटर प्रूफिंग करनी पड़ती है, और पूरे विश्व के अंदर वाटर प्रूफिंग का जो है बेहतरीन उदाहरण, सबसे पहला उदाहरण जो बताया वो किसको बताया? इसमें मोहनजोदड़ो का वृहद स्नानागार। इसीलिए जॉन मार्शल इसको तत्कालीन विश्व का आश्चर्य बताता है। इसने क्या कहा? तत्कालीन विश्व का आश्चर्य बताया। आप खुद सोचो इनकी टेक्नोलॉजी किस लेवल पर होगी, टेक्नोलॉजी किस लेवल पर होगी। सबसे पहली बार कपास के साक्ष्य, सूती कपड़े के साक्ष्य कहां पर मिले? मोहनजोदड़ो के अंदर मिले। यानी कपड़े सबसे पहले किसने पहने हैं? सूती कपड़े हमने पहने, भारतीय क्षेत्र वालों ने पहने। जिस टाइम ये अंग्रेज, ठीक है, पत्ते लिपट लिपट कर फिरते थे, और पत्ते भी लिपटते थे नहीं लिपटते थे वही नहीं पता, ठीक है, हां निर्वस्त्र फिरते थे, उस वक्त हम कपड़े पहनते थे। ठीक है, हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी आई है। देखो, जीरो हमने दिया, आर्यभट्ट। सिर्फ जीरो नहीं, जीरो से लेकर 9 तक अंक हमने दिए। पृथ्वी गोल है बताने वाला आर्यभट्ट पहला था। पृथ्वी की त्रिज्या बताने वाला आर्यभट्ट पहला। गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताने वाला मेरे राजस्थान के भीनमाल का एक निवासी था, ब्रह्मगुप्त, ब्रह्म सिद्धांतिका के अंदर। वरामिहिर ने पंच सिद्धांतिका लिखी, जिसके अंदर अंतरिक्ष के सारे नियम बता दिए। सूर्य जो है, सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते बताने वाला वरामिहिर था। हम किसके पीछे पड़े हुए? न्यूटन के साथ सेब आकर गिरा, ठीक है, माथे पे गिरा, माथे पे नहीं गिरा था वो, माथे पे गिर जाता तब तो काम ही हो जाता, ठीक है, कि सेब गिरा। कितनी कहानियां बना रहे, जबकि न्यूटन से 1000 साल पहले गुरुत्वाकर्षण के बारे में बता दिया हमने, है कि नहीं? हर टेक्नोलॉजी हमने दी, फिर भी हम किसके पीछे पड़े? अंग्रेजों के पीछे। ग्रहों की गति के नियम कोपरनिकस ने बताए, केपलर ने बताए। अरे भैया, पहले वरामिहिर बता चुके हैं, सब चीज हमने दी। सभ्यता भी जो आई है वो सबसे पहले कहां पर आई है? हमारे भारतीय क्षेत्र के अंदर आई। तभी तो वो एक मनोज कुमार का गाना याद आता है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, देता ना दशमलव भारत तो चांद पे जाना मुश्किल था, सूरज और धरती की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पर पहले आई, जन्मी जहां पर हर एक कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे ये संसार चला। भगवान करे ये यूं ही बढ़ता ही रहे और बढ़ता चले, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। ठीक है, तो एक एक बात वाकई सच है। और विश्व के अंदर सबसे पहले टेक्नोलॉजी, तकनीकें जो आई वो कहां पर आई थी? यहीं पर आई थी। और एकदम सुदृढ़, एकदम सुविकसित शहर थे, और ये विश्व की पहली नगरीय सभ्यता इसको कहा जाता है। और इसके अंदर जो पहला शहर खोजा गया था वो कौन सा था? हड़प्पा था। समझ गए मेरे भाई? ठीक है, तो लिख लिए, हड़प्पा शहर 2 भागों में विभाजित था। हड़प्पा शहर 2 भागों में विभाजित था। हड़प्पा शहर 2 भागों में विभाजित था, जिसमें पूर्वी टीला व पश्चिमी टीला देखने को मिलता है। जिसमें पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला देखने को मिलता है। ओके, लिखना, पूर्वी टीला नगर टीले के रूप में देखा गया। पूर्वी टीला नगर टीले के रूप में देखा गया, तथा पश्चिमी टीला दुर्ग टीला पश्चिमी टीला दुर्ग टीले के रूप में
पश्चिमी टीला दुर्ग टीले के रूप में था। ओके, लिखना दोनों टीले अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे थे। दोनों टीले अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे थे। दोनों टीले अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे थे और संपूर्ण शहर को एक रक्षा प्राचीर से सुरक्षित किया गया था। संपूर्ण शहर को एक रक्षा प्राचीर से सुरक्षित किया गया था, मतलब इन दोनों को अलग अलग एक पूरी बाउंड्री वॉल के अंदर और पूरे संपूर्ण शहर को एक बाउंड्री वॉल के अंदर जो है रखा गया था। ठीक है, बाकी अपन विशेषताओं में देखेंगे कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जब वो अपन विशेषता पढ़ेंगे पूरी सिविलाइजेशन की तब बता दूंगा। जैसे ये पूर्व से एक रोड आई है जहां पर ये मुख्य सड़क से मिलती, इसको कहा जाता था ऑक्सफोर्ड सर्कस। क्या कहा जाता था इसको? ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता था इसको। ठीक है, ऑक्सफोर्ड सर्कस ये कहलाता था। ठीक है, तो वो अपन विशेषताओं के अंतर्गत देखने वाले हैं। समझ गए मेरी बात? फिर लिख लेना हड़प्पा से प्राप्त अन्य साक्ष्य। हड़प्पा से प्राप्त अन्य साक्ष्य। हड़प्पा से प्राप्त अन्य साक्ष्य। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहां पर लिखना, यहां से एक वृहद अन्नागार प्राप्त हुआ है। वृहद अन्नागार प्राप्त हुआ है। ठीक है, वेयर हाउस। अन्नागार किसे कहते हैं हम? वेयर हाउस। ठीक है, तो देखिए वेयर हाउस जहां पर अन्न रखा जाए। क्या रखा जाए बेटा? अन्न रखा जाए, वो क्या कहलाएगा? अन्नागार कहलाएगा, वेयर हाउस कहलाएगा। देखिए यहां से एक संरचना प्राप्त हुई है जिसके अंदर दो लाइंस के अंदर दो चबूतरे मिले, छह चबूतरे मिले। कितने? छह चबूतरे। देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये चबूतरे थे। अभी तो ये थोड़े से धस गए हैं, उस वक्त ये चबूतरे हुआ करते थे। ठीक है, यहां पर इसको क्या कहा गया है? अन्नागार कहा। क्या कहा इसको? अन्नागार कहा। किस आधार पर कहा? तो देखिए ये चबूतरों के अंदर जो दरारें होती है ना, दरारें, जैसे अभी आपने देखा होगा, हम सब ग्रामीण अंचल से बिलोंग करते हैं। कृषि मंडियां आपने देखी होगी। कृषि मंडियों के अंदर जहां पर अनाज वगैरह रखा जाता है तो जमीन से ऊंचे प्लेटफॉर्म्स पर रखा जाता है, ऊपर से लैंटर्न वगैरह लगाए जाते हैं ताकि उनको बचाया जा सके, पानी से बचाया जा सके, धूल मिट्टी से बचाया जा सके। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि जब दरारें पड़ती है ना, यहां पर जैसे ये प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर दरारें होगी तो उसके अंदर गेहूं के और जौ के दाने नहीं चले जाएंगे। तो इन दरारों के अंदर भारी मात्रा के अंदर क्या दाने मिले? गेहूं तथा जौ के अवशेष मिले हैं, जिसके आधार पर हमने इसको क्या कह दिया? अन्नागार। एक मार्टिमर व्हीलर था। क्या नाम था? मार्टिमर व्हीलर। मार्टिमर व्हीलर इसकी तुलना शस्त्रागार से करता है। किससे करता है? शस्त्रागार, जहां पर औजार रखे जाए ना, उससे करता है। कि इसने कहा कि यहां पर संभवतः क्या था? शस्त्रागार। लेकिन भैया शस्त्रागार हो तो शस्त्र का कोई प्रमाण भी तो मिले। ठीक है, यूं ही बस ये तो हवा में बातें कर रहे हैं यहां के। बस कई जने होते हैं ना, पता ज्ञान उनको किसी चीज का नहीं होता, बस फेंक दो। ठीक है, जैसे पृथ्वी की आकृति कैसी है? अंडाकार, चपटाकार, नारंगी जैसी। 3 अनुमान तो बता दिए यहां पर। ठीक है, एक बंदा आया, हकीकत है ये बात, कहा कि साहब नाशपति जैसी है। कि साबित कर। हर चीज को क्या करना पड़ेगा? साबित करना पड़ेगा। ठीक है, कि साबित करके वो नहीं पता, बस है, मैंने कह दिया तो है। ठीक है, अरे तो यार मेरे कह देने से थोड़ी होगा। मैं तो कल को कह दूं कि किसी बच्चे को जो है कल पावटा के ऊपर यार बुरी तरीके से उसके पुलिस वाले पिटाई कर रहे थे। ठीक है, कि पिटाई कर रहे थे, मेरे कह देने से आप मान थोड़ी लोगे। लेकिन आपको अगर वीडियो एविडेंस दे दूं कि ये देखो ये पुलिस वाला ठोक रहा है, ये ठुकीज रहा है, अरे बाप जी, ठीक है, तब तो आपको मानना पड़ेगा ना एविडेंस के आधार पर।
पृथ्वी की आकृति जब अपन देखें तो बचपन से पढ़ते आ रहे गोल है, बचपन से अपन क्या पढ़ते आ रहे गोल है, लेकिन ध्रुवों पर हल्की सी चपटी है, हल्की सी, तो उसको चपटाकार भी नहीं कह सकते, अंडाकार भी नहीं कह सकते, नारंगी जैसी भी नहीं कह सकते, किसी जैसी नहीं कह सकते। एग्जैक्टली पृथ्वी है टींडी, टींडसी, हाँ टींडसी है, टींडसी जैसी भी नहीं है। ठीक है, पृथ्वी की आकृति पृथ्वी जैसी है, पृथ्वी की आकृति कैसी है, पृथ्वी जैसी है। ठीक है, पृथ्वी आकार है, पृथ्वी की आकृति जियोइड है, कैसी है, जियोइड। ये कैसे करा कि देखो ध्रुवीय व्यास अलग है, ध्रुवीय व्यास अलग है और इसका भूमध्य रेखीय व्यास अलग है, तब साबित किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, साबित करोगे तभी आप क्या कर पाओगे, किसी चीज को ऑथेंटिसिटी से रख पाओगे। और इसने आकर कह दिया कि भैया शस्त्रागार था, तो भैया शस्त्र तो बता, शस्त्र का तो उल्लेख मिल रहा ही नहीं है, और तूने यूं ही कह दिया शस्त्रागार के, बस मैंने कह दिया, हमने कह दिया, मेरा वचन ही मेरा शासन है। ठीक है, तो नहीं माना जाएगा। मार्टिमर व्हीलर इसकी तुलना किससे करता है, शस्त्रागार से करता है। तो लिख लीजिएगा, इस अन्नागार में, इस अन्नागार में, इसमें 2 पंक्तियों में 6-6 चबूतरे, 2 पंक्तियों में 6-6 चबूतरे, 6-6 चबूतरे प्राप्त हुए। ठीक है, 6-6 चबूतरे प्राप्त हुए। लिखना, ये संरचना संपूर्ण सभ्यता की, ये संरचना संपूर्ण सभ्यता की दूसरी सबसे बड़ी संरचना है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी संरचना है। देखो, पहले नंबर पर तो आएगा लोथल का गोदीवाड़ा, डॉकयार्ड ऑफ लोथल, दूसरे नंबर पर हड़प्पा का अन्नागार, तीसरे नंबर पर मोहनजोदड़ो का अन्नागार, और चौथे नंबर पर आएगा मोहनजोदड़ो का स्नानागार, जो है चौथे नंबर पर आएगा। कितने नंबर पर, चौथे नंबर पर। तो पहले नंबर पर लोथल का गोदीवाड़ा, दूसरे नंबर पर कौन सा हो जाएगा, वृहद अन्नागार हो जाएगा। ठीक है, एक लास्ट लिख लेना, व्हीलर ने इसकी तुलना, व्हीलर ने इसकी तुलना, व्हीलर ने इसकी तुलना शस्त्रागार से की है, शस्त्रागार से की। व्हीलर ने इसकी तुलना किससे की है, शस्त्रागार से की है। ठीक है, कोत होता ना, कोत, नहीं समझते हो कोत, पुलिस के अंदर कोई या फौज के अंदर है ना, तो जहां पर ये बंदूकें वगैरह रखी जाती है ना, उसको कोत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, KOT, कोत कहा जाता है। तो इसकी तुलना किससे की है, कोत से की है, शस्त्रागार से की है। लेकिन बाकी जो है विद्वान इसको नहीं मानते, अपन को तो सिर्फ किसका नाम याद रखना है, व्हीलर का नाम याद रखना। ओके, ठीक है, तो ये क्या मिला है, यहां पर अन्नागार मिला है। ठीक है, जिसकी तुलना शस्त्रागार। फिर लिख लेना, हड़प्पा से R37 कब्रिस्तान मिला है। ठीक है, R37 कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट, R37 कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है। ठीक है, और एक तो R37 और एक H आकार का कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है, H आकार का कब्रिस्तान मिला है। ठीक है, अब देखो कब्र किसे कहा जाता है, जानते हो, कब्र जानते हो। ठीक है, देखो अंतिम संस्कार होता है। ठीक है, सनातन धर्म के अंदर तो माना जाता है कि साहब अंत्येष्टि होगी। अंत्येष्टि के भी प्रमाण हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। अंत्येष्टि के अंदर तो क्या है, चिता पर लेटाया जाता है। शरीर के अंदर 5 तत्व होते हैं, और जो है शरीर 5 तत्वों में विलीन हो जाता है, वात, कफ, पित्त, जल और वायु। इसके अंदर वो तत्व के अंदर हो जाता है। लास्ट के अंदर क्या कर देंगे, जल में विलीन कर देंगे। स्थायी पता कौन सा है, कौन सा स्थायी पता बता ना, स्थायी पता जोधपुर में बिलाड़ा। स्थायी पता है गंगा जी। स्थायी पता कौन सा है, गंगा जी। जब मर जाओगे ना
तो बकायदा गंगा उस लोटे के अंदर डालकर तुम्हारी टिकट लेकर, बकायदा टिकट भी लेते हैं, टिकट लेकर उस लोटे को उस सीट पर रखकर रास्ते में पूछेंगे भी, रोटी जी मोसा पूछते हैं, मैं ये संस्कृति की बात बता रहा हूं, पूछते हैं खानो खाओ सा, चाय पियो सा, कोई जुबान के सिर शौकीन हुए तो उठे बिमल भी रखे, बीड़ी रो बंडल भी रखे, रखते हैं, फिर गंगा जी के अंदर प्रवाहित करके पीछे मुड़, तेज चल, मुड़ के नहीं देखते, नहीं साथ आ जाएगा वापस, ठीक है। और फिर गंगा में प्रवाहित होते होते बंगाल की खाड़ी के अंदर अपन पहुंच जाएंगे, ठीक है। यानी अपना अंतिम पता कौन सा है? बंगाल की खाड़ी। स्थायी पता जो है वो कौन सा है? बंगाल की खाड़ी। ये दुनिया तो क्या है यार, पल भर का जीना फिर तो है जाना, पल भर का जीना फिर तो है जाना, ठीक है। तो वाली बात है, दुनिया तो लुटेरी है। एक ईमान वाले के लिए दुनिया पिंजरा है, मरने के बाद ये किया जाएगा। एक यहां पर कंसेप्ट आता है दफन करने का और गाड़ने का। किसका कंसेप्ट है? गौर से समझना, देखो, एक तो करते हैं दफन, एक तो क्या करते हैं? दफन, और एक करते हैं गाड़ना, ठीक है। अभी मैंने कुछ देर पहले कहा था कि सर मोहनजोदड़ो से एक भी कब्र नहीं मिली, मोहनजोदड़ो से एक भी कब्र नहीं मिली, तो आप लोगों के दिमाग में जाना चाहिए था फिर इसको मृतकों का टीला कैसे का, ठीक है। यहां पर गाड़े गए थे, यहां पर क्या किया गया? गाड़े। दफन के अंदर तो कॉन्सेप्ट आता है कब्र का, किसका? कब्र का। और गाड़ने के अंदर आता बूरना, मारवाड़ी के बूरते वैसे। अब इसमें गाड़ने में दफन करने में क्या फर्क है? किसी को पता है? डब्बे में डाल के? नहीं, सीधा ही। एक सेकंड, हाँ आप बताएं। कब्र, कोई मकबरा कच्ची कब्र है, खोद के डाला जाता है, तो गाड़ने में खोद के नहीं, हवा में ही। अब सुनना, हाँ सर आप बताएं। एक सेकंड, एक्सीलेंट आंसर। देखो, खड्डा खोदा गया जमीन के अंदर, ठीक है, 4 फीट गहरा। कितना? 4 फीट गहरा, 4 साढ़े 4 फीट गहरा, 7 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा, ठीक है। यानी जमीन के अंदर एक पेटी बन गई है, जमीन के अंदर पेटी बन गई। यहां पर लेटाया मुर्दे को। ये कौन लेटा हुआ है? मुर्दा। डरना मत हो, आत्मा नहीं आएगी। अब इसको जब पैक किया जाएगा ना, तो यहां पर पट्टियां लगाई जाएगी, यहां से पैक किया जाएगा। यानी ये 4 फीट का गैप है, 4 फीट खुला रहेगा। ये मुर्दा अगर चाहे तो बैठ सकता है। हाँ, हंसने की बात नहीं है। विचारधारा अलग अलग, जब अलग अलग धर्म की विचारधारा आती है तो बताया जाता है कि उसके अंदर एक बार वापिस जान फूकी जाती है, फरिश्तों के द्वारा उसको बैठाया जाता है, उससे 3 सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको बैठाने के लिए जगह मिले, एक करवट इधर ले सके, एक करवट इधर ले सके और सिर्फ बैठ सके, इतनी जगह छोड़ी जाएगी। यानी यहां पर ये एयर है कि नहीं है? कभी बस के सिंगल स्लीपर के अंदर आपने ट्रेवल किया है? एग्जैक्टली कब्र का प्रतिरूप है, एग्जैक्टली कब्र का प्रतिरूप है। और कब्र फिर भी बड़ी होती है, वो स्लीपर थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। एक बार मैं जा रहा था दिल्ली की तरफ, तो सर्दी लग रही थी, मम्मी ने रजाई की जगह कंबल दे दी, तो ठंड के कारण बॉडी भी थोड़ी सी अटक गई। और कंबल भाई साहब दी वाइट, कंबल एकदम वाइट। अब मेरी नींद खुली शाहजहांपुर बॉर्डर की तरफ, हल्की सी नींद के अंदर था, हल्की सी खुल रही, बॉडी अकड़ी हुई है, एकदम नींद खुली तो एकदम वाइट कंबल। ऊपर देखूं तो इधर उधर, मैं क्या यार मर गया क्या? ठीक है, और कफन भी उठाया हुआ है। मैं क्या यार ये तो मर गया, दिक्कत हो गई है तो यार, अभी तो जीवन के अंदर कुछ किया ही नहीं, ठीक है, इधर तो कुछ किया ही नहीं। अब है, शादी नहीं हुई थी ना उस वक्त, ठीक है, दिक्कत ही तो यही थी। मैं क्या यार जीवन के अंदर कुछ किया ही नहीं, तो मैं क्या यार मैं बस में चढ़ा था, मेरे को किसने दफन किया? हम तो इंतजार कर रहे कि मलकुल मौत के फरिश्ते आएंगे, 3 सवाल पूछेंगे, ठीक है, ठीक है। हाँ, 3 सवाल हमारी विचारधारा के अंदर कहा जाता है कि 3 सवाल पूछे जाते हैं, मां रब्बू का, मां दीनु का, और एक चेहरा दिखाया जाता है कि ये कौन है। तीनों सवालों के सही जवाब दे दिए तो फिर जन्नत है, ठीक है। और उसका जवाब है जो इस्लाम धर्म का पहला कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये पूरा उसका, तीनों सवालों का एक ही जवाब है ये, ठीक है। तो भाई साहब अपन ने इंतजार करे, जीते आवाज आई चाय चाय, क्यों गाड़ी रुकी हुई थी शाहजहांपुर बॉर्डर पर। अपन को थोड़ा सा नींद भी खुल चुकी है, नींद भी खुल चुकी है। अपन ने सुकून किया, अल्लाह का शुक्रगुजार किया जिंदगी बख्शने के लिए, ठीक है। अब मैं यूं खिड़की खोल के देख रहा हूं, ठीक है, चाय की दुकान दिख रही है,
चाय की दुकान दिख रही है, ठीक है, पर इतनी ठंड पड़ रही थी मेरी हिम्मत नहीं हुई नीचे जाकर चाय लिया। तो रात को मैंने देखा था मेरी पिछली स्लीपर वाला नीचे खड़ा चाय की चुस्कियां ले रहा, मैं उसकी तरफ बड़ी मासूमियत से देखता हूं, वो मेरी तरफ देखता है और मेरी शक्ल देख के समझ जाता है कि मुझे चाय चाहिए। मेरे को क्या, मैं कहा हाँ यार ला दे। वो चाय लेकर आया, वो गरम गरम चाय अंदर गई तो बॉडी खुली। कहने का मतलब वो प्रतिरूप पूरा का पूरा जो था वो कैसा है, कब्र जैसा है। गाड़ने के अंदर क्या होगा, खड्डा खोदा, मुर्दे को लेटाया, ठीक है, और उसको पूरा भूर दिया, ठीक है, यहां पर पूरी मिट्टी 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 कर दी। ये क्या कहलाता है, गाड़ा हुआ। तो गाड़ने के वाले तो कहां से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और कब्रें जो ज्यादा मिली है, सर्वाधिक कब्रों की प्राप्ति कहां से हुई है, हड़प्पा से प्राप्त हुई है, ठीक है। हालांकि अब तो जैसे सनौली, उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह सनौली, वहां से बहुत बड़ा कब्रिस्तान मिल गया है, लेकिन यह कॉन्सेप्ट रहता है कब्र का, और यह कौन सा कॉन्सेप्ट है, गाड़ने का, ठीक है। हाँ सर, नहीं ताबूत अलग है, ताबूत अलग है। ईसाई लोग जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, जब मर जाते हैं ना, यहां पर तो क्या है, सिर्फ कफन उड़ाकर जमीन पे रख दिया उसको। ताबूत के अंदर तो क्या होता है, एक पेटी लाते हैं, ठीक है, एक बड़ी पेटी लाते हैं, उसके अंदर अच्छे से एकदम अच्छे कपड़े वपड़े पहनाकर, ठीक है, कोट पैंट पहनाकर उसको लेटाया, उस ताबूत को ऊपर से बंद करके पूरा किलो से पैक कर दिया, ठीक है। कैफीन, उसको क्या कहा जाता है, कैफीन, ठीक है। और फिर उस ताबूत को इसके अंदर रख दिया जाता है। मैं उसी के ऊपर आने वाला था। उस कब्र को खोदकर ताबूत को रख दिया जाता है और ताबूत को दफन किया जाता है, ताबूत सहित दफन किया जाता है। और एक ऐसी कब्र मिली है हड़प्पा से ही, ठीक है, ऐसी कब्र कहां से मिली है, हड़प्पा से ही। सारे के सारे तो यूं ही दफन है, वो एक ही कब्र के अंदर ताबूत मिला है, इसी वजह से उसको विदेशी की कब्र कहा गया है। क्या कहा गया है, विदेशी की कब्र कहा गया है। जो देवदार की लकड़ी के ताबूत के अंदर थी, उसको विदेशी की कब्र भी उसी को कहा गया है, और मम्मी का साक्ष्य भी उसी को कहा गया है। उसको क्या कहा गया, मम्मी का साक्ष्य भी कहां से मिला है, हड़प्पा से ही मिला है। समझ गए मेरी बात। तो कब्र में, गाड़ने में पूरा दिमाग एकदम क्लियर। अब देखो अंत्येष्टि की और बात बता देता हूं। जैसे चिता के अंदर जलाया जाता है, उसके बाद में फूल चुगे जाते हैं। आप राजस्थान पढ़ते हो, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के अंदर आपने देखा भी होगा, ठीक है। तो वो बहुत अच्छे से जो है फूल चुनने वाली अंत्येष्टि के अंदर अधेटा, ऐसी कई सारी प्रथाएं आपने पढ़ी भी होगी, ठीक है। जैसे 3 बार नहाते हैं, अगर कोई अंतिम संस्कार में जाएगा ना, तो वापस आकर लगभग उसको कम से कम 3 बार नहाना पड़ेगा। एक बार तो वहीं लोकाचार स्नानघर में, दोबारा जब अपने घर वालों को पता है कि ये दाग में जाकर आया, तो घर के पास गेट के पास में एक बाल्टी रख देते हैं, और वो एज इट इज अपने ऊपर बाल्टी उंडेल लेता है, फिर बाथरूम में जाकर प्रॉपरली नहाता है। तो 3 बार नहाना पड़ता है। तो ये पूरी प्रथाएं चलती है कि नहीं चलती है, ठीक है। जब वो चिता ठंडी हो जाती है तो वो अवशेष चुगे जाते हैं, उसको कहा जाता है फूल चुनना, ठीक है। और उस फूलों को क्या किया जाता है, एक कलश के अंदर डाला जाता है, वर्तमान के अंदर तो बहा दिया जाता है अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार। जैसे गरासिया समाज के लोग जो है वो नक्की झील के अंदर अपनी अस्थियां विसर्जित करते हैं। बाकी जब अपन देखें उत्तर भारत के लोग जो है, ठीक है, उत्तर भारत के लोग जो है वो क्या करते हैं, गंगा में विसर्जित करते हैं। दक्षिण भारत वाले रामेश्वरम वगैरह के ऊपर, कोई अरब सागर में कर रहा है, कोई बंगाल की खाड़ी में कर रहा है, वैसे विसर्जित करते हैं, ठीक है। तो वाली बात है। पहले वाले क्या करते थे, अभी भी जो अगर कोई नहीं जा सके, गंगा जी जा नहीं सके, तो वो क्या करेंगे, उस कलश को वहां पर कहीं पर दफन कर देंगे। उसको कहा जाता है कलश शवाधान। क्या कहा जाता है, कलश शवाधान। तो समझ गए। तो अगर अवशेषों का कलश सही कहीं पर, अवशेषों का कलश कहीं पर जो है विसर्जित किया जा रहा, मतलब दफन किया जा रहा है, तो उसको कौन सा शवाधान कहा जाएगा, कलश शवाधान कहा जाएगा। ओके, कब्र वाला कॉन्सेप्ट वापस बता देता हूं कि यहां पर जो है ये पूरा क्या रहेगा, खुला रहेगा, और 4 फीट ऊपर से उसको क्या किया जाएगा, पैक किया जाएगा। मतलब वो 4 फीट का खड्डा तो जमीन में रहेगा, खड्डे को ऊपर से पैक कर दिया जाएगा। समझ गए, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। फिर एक आता है आंशिक समाधान। कौन सा, आंशिक समाधान। आंशिक समाधान के अंदर क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा एक संप्रदाय है, मेरे को याद नहीं आ रहा, राजस्थान के अंदर, दादूपंथी नहीं है, ये बॉडी को है ना जंगल में छोड़ देते हैं, ठीक है, शायद दादूपंथी है, ठीक है। ये बॉडी को क्या कर देते हैं, पशु पक्षियों के लिए छोड़ देते हैं। इसीलिए तो राजस्थान के अंदर एक वो भी तो एक लोकगीत है, कागारे मोरी इतनी अरज तो से चुन चुन खाइयो मांस, अरजिया रे तू खाइयो ना तू नैना मोरे, खाइयो ना तू नैना मोरे, पिया दे मिलन दी आस। कभी समझे इस बात को, समझे।
कागारे मोरी इतनी अरज तो से चुन चुन खाइयो मांस। मतलब जब बॉडी छोड़ दी जाएगी तो पशु पक्षी उसके ऊपर आएंगे, नोच नोच कर पूरा मांस खा जाएंगे, बॉडी का पूरा मांस खा जाएंगे। ठीक है कि तू पूरा मांस खा जाना लेकिन आंखें मत खाना। कि क्यों? कि पिया के मिलन की आस है। मरने के बाद भी वो किसको देखना चाहता है? पिया। ठीक है, पिया को देखना चाहता है। वो किसको देखना चाहता है? पिया को देखना चाहता है। ठीक है, इतने अखंड सिंगल हो गया तुम यार। ठीक है, मतलब हर चीज के अंदर तुम्हारे एक ही दिमाग के अंदर है यार तुम्हारे। ठीक है, ठीक है। तो कहने का मतलब वो जो है, जैसे बौद्ध धर्म के कुछ लोग, तिब्बती लोग होते ना, पारसी 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 भी क्या करते थे? अभी तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि गिद्धों को संरक्षित करने के लिए ये कल्चर खत्म कर दिया गया। ये शरीर के टुकड़े कर देते थे, बड़े बड़े टुकड़े कर देते थे। ठीक है, और गिद्धों के सामने डाल देते थे। अब गिद्ध थे बेचारे, वो हड्डियां थोड़ी खा पाएंगे, कुछ तो अवशेष बचेंगे ही ना। उन अवशेषों को कहीं पर गाड़ देना वो क्या कहलाता है? आंशिक समाधान कहलाता है। वो क्या कहलाता है? आंशिक समाधान कहलाता है। जंगल में छोड़ देते थे। हर चीज के प्रमाण यहां से मिले हैं, आंशिक समाधान के भी मिले। ठीक है, वो सब युगल समाधान। लास्ट के अंदर एक और समाधान बता दूं, वो कौन सा है? युगल समाधान। ठीक है, सिर्फ 3-4 जगहों से ही मिले। राखी गढ़ी से मिला युगल समाधान, लोथल से मिला युगल समाधान। ठीक है, हाँ, कोई रीजन है? जैसे इसी वजह से तो अब अनुमान लगाया, जैसे तूने अनुमान लगाया दोनों साथ में कैसे मर गए, तो अनुमान लगाया। लोथल का खोज करता था एस.आर. राव। एस.आर. राव उसकी तुलना करता है सती प्रथा से। उसकी तुलना किससे करता है? सती प्रथा से। और सती प्रथा क्या है? कि पति के मर जाने पर, ठीक है, पति के मर जाने पर पत्नी के द्वारा अपने सत की रक्षा करने के लिए, ठीक है, उसकी चिता पर स्वयं को भी जला देना सती होना कहलाता था। ठीक है, लेकिन बाकी वाले इतिहासकार इसको नहीं मान रहे क्योंकि दोनों की मौत का जो टाइम देखा गया ना, तो वो साथ में, तो इसके अंतर्गत आता ऑनर किलिंग। क्या आता है? ऑनर किलिंग होती है कई कई बार। ठीक है, जनरली देखी जाती है। ठीक है, मरना चाहता है, जो भी मरना चाहता है, आज घर जाना, पिताजी को कहना मेरे को लव मैरिज करनी है। पिताजी जब तक तुम्हारे भूत नहीं उतर जाएगा ना, तब तक मारेंगे। और कहीं कहीं पर क्या होता है कि लव मैरिज कर लेने के बाद में परिवार वाले इतने उद्वेलित हो जाते हैं कि वो उन दोनों को जिंदा मार देते थे। आजकल तो नहीं मारते क्योंकि कानून का डर लगता है, पहले वाले तो मार देते थे भाई साहब। ठीक है, दोनों को। और जब वो दोनों साथ में मर जाते तो दोनों को एक साथ में ही क्या कर देते थे? गाड़ देते थे। दोनों को एक साथ में गाड़ देते। तो संभवतः हो सकता है ऑनर किलिंग का मामला हो, कोई कह सकता है सती प्रथा का मामला, तो अनुमान लगाया जा सकता है। और हो सकता है कोई प्रेमी जोड़ा हो, पिया सोया सेज पर खोले अपने केश, चल गोरी तू भी अपने देश, है ना। ये हकीकत की घटना है। जब निजामुद्दीन औलिया की मौत हुई तो उनके प्रिय शिष्य थे अमीर खुसरो। जब उनका पार्थिव शरीर रखा गया था तो वहां पर आकर अमीर खुसरो, सूफी संत होते थे, लंबे लंबे बाल रखते थे, ठीक है, और लंबे बाल उनके चेहरे पर आ रहे थे। खुसरो आकर कलाम पढ़ता है, पिया सोया सेज पर खोले अपने केश, चल खुसरो तू भी अपने देश। ठीक है, और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और महीने के अंदर अंदर उनकी भी मौत हो जाती है। तो ऐसे भी हो सकता है कोई। ठीक है, हाँ, कई बार है ना, एकदम कोई सदमे के अंदर कहे ना तो आदमी मर भी जाता है। कई बार कोई कच्चे दिल का आदमी हो ना, तो उसको अचानक कोई बात कही जाए ना तो मर जाता है। ठीक है, तो वैसे भी हो सकता है कि ये मरे हो, तो वो क्या कहलाएगा? युगल शवादान कहलाएगा। क्लियर है? तो सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने यहां पर आप लोगों के सामने रख दिया है। यहां से हमें जो है वो क्या मिली है? R37 कब्रिस्तान मिला, और एक कौन से आकार का कब्रिस्तान मिला है? H आकार का कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है। लिख लेना, यहां से एक विदेशी कब्र, हड़प्पा से ही यहां से एक विदेशी की कब्र मिली है। विदेशी की कब्र मिली है। एक विदेशी की कब्र मिली है जो ताबूत में, सॉरी, जो देवदार की लकड़ी से बने ताबूत में, जो देवदार की लकड़ी से बने ताबूत में दफनाई गई थी। ताबूत में दफनाई गई थी।
ठीक है, देवदार की लकड़ी से बने ताबूत में दफनाई गई थी। ठीक है, लिखना J.M. केनोयर, एक इतिहासकार था, नाम था J.M. केनोयर। सॉरी मैं लिख देता हूं, गलती मेरी। जगदीश जी महाराज केनोयर, J.M. केनोयर लिख लेना यार। ठीक है, नाम नहीं आ रहा है किताबों में, J.M. केनोयर लिखा रहा है। अब मैं मेरे को गूगल करना पड़े, वो करना पड़े। ठीक है ठीक है, मेरे को नहीं पता, J.M. केनोयर लिख दे। J.M. केनोयर ने इसे विदेशी की कब्र कहा है। यहां ये जेम्स सुनना चाहता था। ठीक है, ये जेम्स का क्या है, लफड़ा क्या है? आइंदा आइंदा ये वापस मजाक नहीं होनी चाहिए, है ना। अब मुझे पता चल गया ये बात, अब आइंदा ये वापस मजाक नहीं होनी। हाँ, नहीं भले नहीं हो या नहीं हो, हल्की सी भी मजाक किसी से जुड़ी हुई हो, एक मेरी बात का याद रखना, थोड़ा सा सीरियसली होकर कह रहा हूं, आपके किसी कथन से किसी भी विद्यार्थी को हल्का सा भी अगर दिक्कत हुआ, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ठीक है, मेरे कथन से, आपके कथन से, मेरे कथन से, ठीक है, क्योंकि ये मैं पहले फेस कर चुका हूं। एक कोई बैच था, उसके अंदर वो कोई पूर्व के अंदर किसी टीचर ने नागोरी वर्ड का उपयोग किया था। ठीक है, और वो करके इतना बड़ा उन्होंने हंगामा मचा दिया था। तो भैया आपके वर्ड से किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, एक भी बच्चा अनकंफर्टेबल फील नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो प्लीज भैया, है ना। ठीक है, मैं पहली क्लासेस के अंदर ही ये बातचीत कह रहा हूं, मजाक एक हद तक होती है, लेकिन मजाक अगर किसी को बुरी लगने लग जाए तो वो फिर वो मजाक नहीं रहती है, वो क्या हो जाता है, मोलेस्टेशन बन जाता है। ठीक है, मोलेस्टेशन। और एक बात और बता दूं, पढ़ाना मेरा शौक है, और ये शौक के अंदर मैं इतना आगे तक बढ़ चुका हूं कि दिन के अंदर मैं 12-12 घंटे क्लास ले लेता हूं। बाकी पेशे से वकील हूं, 2018 से रजिस्टर्ड राजस्थान हाईकोर्ट का 2018 से वकील हूं। ठीक है, तो मेरे को सारे कानून वगैरह सब कुछ पता है, लॉ ग्रेजुएट हूं मैं। ठीक है, पहले मैंने बीटेक नहीं, मैंने बीसीए किया। ठीक है, मैंने बीसीए किया, उसके बाद में मैंने लॉ किया। ठीक है, तो बीसीए एलएलबी हूं मैं, राजस्थान हाईकोर्ट में वकील भी हूं मैं। ठीक है, तो हल्का फुल्का आदमी अगर आप समझने की गलती कर रहे हो तो आप गलती कर रहे हो भैया। कानून जो है मुझे सारे के सारे पता है, तो उसमें क्या होता है, हंगामा हो जाता है। अपने शब्दों के ऊपर अपन को थोड़ा सा क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। हल्का फुल्का माहौल इसलिए रखता हूं ताकि आप लोग क्या रहे, ठीक है, बोरियत पैदा ना हो, क्लास का माहौल अच्छा रहे, स्मूथ रहे, लेकिन ये दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके। J.M. केनोयर ने इसे विदेशी की कब्र बताया, मतलब जो विदेशी की कब्र बताने वाला कौन था, केनोयर। समझ गए? ठीक है, ये हो गई। फिर लिख लेना, इसे ही मम्मी की संज्ञा दी गई है। मम्मी, मम्मी, मम्मी मत लिखना, मम्मी लिखना, मम्मी। नहीं नहीं नहीं, इस विदेशी की कब्र को, ये जो विदेशी की कब्र है ना, इसको मम्मी की संज्ञा दी गई है। बस बेटा बस, इसको कौन सी संज्ञा दी गई, मम्मी। मम्मी का शाब्दिक मतलब होता है लाश। ठीक है, ये अपन मम्मी बोलते हैं ना, मम्मी शब्द ही नहीं, माता के लिए मम्मी शब्द का उपयोग करना ही नहीं चाहिए। ये अपभ्रंश है अम्मी का। फारसी और ईरानी जो लोग थे, अरेबिक के अंदर अम्मा कहा गया। क्या कहा गया, अम्मा। अम्मा से बना अम्मी और अम्मी से बन गया मम्मी। ठीक है, बाकी अपन जब अपने कल्चर के अंदर भी देखे, जैसे मारवाड़ के कल्चर में या हिंदुस्तानी कल्चर में आई, आई कहा जाए, मां कहा जाए, बाई, बाई कहा जाए, तो ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें अलग हो जाएगी। ओके, क्लियर है ना सारी बातें? कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो मुझे बता देना। ठीक है, बोलना तो वो तो धीरे करवा देंगे ना अपन, वो मेरी नहीं, इनकी दिक्कत है। वो मेरी नहीं, वो इनकी दिक्कत है। ठीक है, मैं पढ़ाई के ताल्लुक से कह रहा हूं, मैं पढ़ाई के ताल्लुक से कह रहा हूं। बाकी आवाज की दिक्कत है तो वो धीरे कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, जय हिंद। ओके, तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।